नमस्कार। हिंदी ज्ञानपुंज अपना एक और नया वीडियो लेकर प्रस्तुत है। इस वीडियो को पढ़ने से पहले आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। तो चलिए देखते हैं यह वीडियो। आज इस वीडियो में हम कारक और उसके भेद के विषय में जानेंगे। सबसे पहले कारक की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो वह कारक कहलाता है। कारक का मतलब होता है क्रिया को करने वाला। कारक विभिन्न संज्ञाओं, सर्वनामों को क्रिया के साथ किसी न किसी रूप में जोड़ते हैं। इस तरह से कारक की परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया या अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों से जाना जाए उसे हम कारक कहते हैं। जैसे राम ने कहानी पढ़ी। अब किसने कहानी पढ़ी? पढ़ी क्या है? क्रिया है, क्रियापद है। अब किसने कहानी पढ़ी? जवाब है राम ने। तो इसका संबंध पढ़ी क्रिया से है। ठीक है। तो इस तरह से यह कारक है, कर्ता कारक है। राम ने कर्ता कारक है। अब राम ने क्या पढ़ी? अब क्या पढ़ी इसका भी जवाब, इसका भी जो प्रभाव है वो क्रिया का प्रभाव कहानी पर पड़ रहा है, तो कहानी कर्म हो गई। तो इस तरह से इस वाक्य में दो कारक हुए। पहला है राम ने, ये कर्ता कारक है। कहानी कर्म कारक है। आगे और जानते हैं। इस वाक्य में राम क्रिया का कर्ता है और कहानी उसका कर्म है। अतः राम कर्ता कारक है और कहानी कर्म कारक है। आगे इसके भेदों की संख्या 8 है। कारक के भेद 8 भेद होते हैं। आगे चलिए पढ़ते हैं। कारक विभक्ति की परिभाषा। कारक विभक्ति क्या होता है? विभक्ति क्या होता है? आपने संस्कृत में पढ़ा है विभक्ति। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, इस तरह से करके विभक्तियां आपने संस्कृत में पढ़ी हैं शब्द रूप में। लेकिन हिंदी में कारक विभक्ति क्या होती है इसको जानते हैं। जानने के लिए पहले परिभाषा पढ़ेंगे। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के बाद जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे कारक विभक्ति कहलाते हैं। हम विभक्ति को परसर्ग भी कहते हैं। जैसे ने, को, से, के लिए, ये कारक की विभक्तियां हैं। इन्हें हम परसर्ग भी कहते हैं। आगे कारक के भेदों की परिभाषा और पहचान के विषय में अब हम पढ़ेंगे और उसे समझेंगे भी। सबसे पहले कर्ता कारक। कर्ता कारक की क्या परिभाषा है? काम करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। क्रिया करने वाला कर्ता कारक। जो क्रिया करता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। इसकी पहचान है ने। वाक्य में जब संज्ञा शब्द के बाद या सर्वनाम शब्द के बाद ने का प्रयोग होता है तो वो कर्ता कारक होता है। वाक्य उसने रोटी खाई। अब उस क्या है? सर्वनाम है। इसके साथ हमने ने लगाया तो ने क्या है? कर्ता है। ये कर्ता की पहचान है। तो उसने रोटी खाई, यहां पर ये हो गया कर्ता कारक। दूसरा उदाहरण, रजनी गीत गाती है। अब रजनी के बाद ने का प्रयोग नहीं है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है
कि कर्ता कारक के साथ ने परसर का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी होता है। कर्ता विभक्ति सहित भी होता है और विभक्ति रहित भी होता है। आगे, कर्म कारक, जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। यहाँ काम का मतलब है क्रिया का। इसकी पहचान को है। जिस वाक्य में को लिखा रहे वह कर्म कारक होता है। जैसे बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है को परसर का प्रयोग नहीं हुआ है, तो हम पढ़ रहे हैं क्रिया को लेकर के प्रश्न कर सकते हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तो जवाब मिलेगा पुस्तक। तो यहाँ पर जो है कर्म कारक हो गया, पुस्तक क्या हो गया, कर्म कारक। कर्ता में हम प्रश्न करेंगे किसने रोटी खाई, तो जवाब मिलेगा उसने। कौन गीत गाती है, तो जवाब मिलेगा रजनी। इसी तरह से कर्म कारक में भी हम प्रश्न करेंगे क्रियापद को लेकर, क्या का, किसको का, किसे का, तो उससे जो हमें जवाब मिलेगा तो वो हमारा कर्म होगा। और जहाँ पर सीधे सीधे को लिखा होगा तो वो आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि ये कर्म कारक ही है। लेकिन जहाँ पर को नहीं लिखा है तो वहाँ पर आपको पता करना है प्रश्न बना के कि क्या पढ़ रहे हैं, तो जवाब है पुस्तक। पुस्तक क्या है, कर्म है। इस तरह से अगला है, शिकारी ने हिरन को मारा। अब यहाँ पर को लगा है, को परसर का प्रयोग हुआ है, तो ये एकदम आसानी से पहचान में आ गया। तो यहाँ पर ये क्या है, कर्म कारक है। तो कर्म कारक में भी जो कर्म होता है वो विभक्ति रहित और विभक्ति सहित होता है, तो इसका भी आप ध्यान देंगे। और जो विभक्ति रहित होगा वो कर्म जो है अप्राणीवाचक होता है, निर्जीव होता है। और जिसके साथ को का प्रयोग होगा वो कर्म सजीव होगा, प्राणीवाचक होगा। अगला हम देखते हैं भेद, करण कारक। जिस साधन से काम किया जाता है वह करण कारक कहलाता है। क्रिया करने के लिए जिस साधन का प्रयोग होता है वो करण कारक कहलाता है। इसकी पहचान है से और के द्वारा। जहाँ पर के द्वारा लिखा रहेगा वो आसानी से आप करण कारक को पहचान लेंगे, लेकिन से का प्रयोग जो है थोड़ा सा संदेह पैदा करता है कि यहाँ पर हम करण कारक लिखें या अपादान कारक लिखें, क्योंकि एक और इसका भेद है वहाँ जिसकी पहचान से होगी। आपको बस इतना याद रखना है कि जहाँ पर साधन का प्रयोग किया जाता है, किसी काम को करने के लिए साधन का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर करण कारक होगा। जैसे मैंने पेंसिल से चित्र बनाया, अब चित्र बनाने के लिए किसका प्रयोग किया गया, पेंसिल का, तो ये साधन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये करण कारक है। अगला, माता के द्वारा भोजन पकाया गया। अब के द्वारा जब लिखा होता है पहचान यही है इसकी, के द्वारा और से। तो जहाँ पर से होगा वहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि साधन होना चाहिए, और के द्वारा जब लिखा है तो वहाँ पर भी आपको एकदम आसानी से पता चल जाएगा कि ये करण कारक है। अगला अगला भेद देखते हैं हम, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक जिसके लिए कुछ किया जाए या दिया जाए वह संप्रदान कारक कहलाता है। इसकी पहचान है को और के लिए। आपने देखा था कि कर्म में भी को आया था और संप्रदान का भी को है। तो संप्रदान में को का प्रयोग तभी होगा जब हम किसी को कुछ देंगे, देने के योग में को का प्रयोग किया जाता है।
और जब के लिए लिखा रहेगा तो वो आसानी है आपके लिए कि आप संप्रदान कारक उसको पहचान करके लिख सकते हैं। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, राजा ने विश्वामित्र को दान दिया। अब यहाँ को लिखा है और हमें यहाँ पर अगर इसे रेखांकित किया जाए और पूछा जाए कि इसमें कौन सा कारक है, तो हम आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि देने के योग में दान दिया, तो यहाँ दिया क्या है, दे दिया, तो देने के योग में क्या होगा, यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। अगला उदाहरण, मनीष परीक्षा के लिए पढ़ रहा है। अब यहाँ जो क्रिया हो रही है वो किसके लिए हो रही है, परीक्षा के लिए हो रही है, तो के लिए लिखा है, तो इसलिए जो है यहाँ पर संप्रदान कारक है। ये इसकी पहचान है, इसको आप अवश्य याद रखें कि को का प्रयोग हम कहाँ पर कर्म के लिए करेंगे और कहाँ पर संप्रदान के लिए करेंगे। तो को का प्रयोग जब किसी को कुछ देना है तो देने के योग में हम संप्रदान कारक लिखेंगे और वैसे वह कर्म के लिए प्रयोग होगा। अगला भेद है अपादान कारक, जिससे पृथकता हो, पृथकता मतलब अलगाव हो, तुलना हो, वह अपादान कारक कहलाता है। इसकी पहचान है से। आपने से करण कारक में भी पढ़ा और अपादान की पहचान भी से है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि दोनों में क्या अंतर है। करण कारक में से का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ साधन होगा, कोई काम करने के लिए किसी न किसी साधन की आवश्यकता होगी, तब वहाँ पर हम करण कारक लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, पृथकता, अलग होना, तुलना करना, उसमें क्या होगा, अपादान कारक होगा। इसके अलावा और कहाँ कहाँ अपादान का प्रयोग होता है, लजाने के रूप में प्रयोग होगा, उत्पत्ति के रूप में प्रयोग होगा, ठीक है। और उसके बाद किसी से यदि हम कुछ प्राप्त करते हैं तो वहाँ पर भी प्राप्ति के योग में भी जो है अपादान कारक होगा। अब जैसे पेड़ से फल गिरा, तो यहाँ से लिखा है तो यहाँ अलग हो गया, पहले फल कहाँ था, पेड़ पर था, अब पेड़ से वो फल गिरकर नीचे आ गया, तो इसलिए वो अलग हो गया, तो ये हो गया अपादान कारक। दूसरा है तुलना करने में, मोहिनी गिरिजा से सुंदर है। अब यहाँ पर तुलना हो रही है कि कौन सुंदर है, मोहिनी। अब यहाँ तुलना हो गई, तो इसलिए तुलना के योग में भी अपादान कारक होता है। आगे संबंध कारक, क्रिया के अतिरिक्त अन्य पदों से संबंध बताने वाला कारक संबंध कारक कहलाता है। इसकी पहचान है, बहुत आसान पहचान है, का के की, रा रे री, ना ने नी। जैसे पहला उदाहरण, लता की बहन बाजार गई है। अब यहाँ की है तो ये संज्ञा है, ये भी संज्ञा है, तो ये आपस में संबंध है, तो इसलिए ये संबंध कारक है। दूसरा उदाहरण, मैंने अपनी पुस्तक मोहन को दे दी। अब नी, ना ने नी, तो यहाँ नी है, अपना, अपने, अपनी, तो जहाँ पर लिखा है वो आपका जो है संबंध बता रहा है, मैंने में और पुस्तक में। तो इस तरह से जो है ये क्या है, संबंध कारक है। अगला उदाहरण, मेरा भाई शहर से आया है। अब रा रे री, मेरा, अब यहाँ जब सर्वनाम है तो उसमें रा रे री एक साथ उसी के साथ जुड़ जाएगा, मेरा, मेरे, मेरी। तो इस तरह से मेरा संबंध भाई से है, तो ये क्या है, संबंध कारक है। अगला भेद देखते हैं, अधिकरण कारक, जिससे क्रिया करने का स्थान या आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जिस वाक्य में यह पता चले कि क्रिया किस स्थान पर हो रही है, क्रिया कहाँ हो रही है, तो वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। इसकी पहचान है में, पर। उदाहरण, तोता पेड़ पर बैठा है।
अब तोता पेड़ पर बैठा है क्रियापद है, तो कहाँ बैठा है? पेड़ पर। ठीक है, तो ये पर इसकी पहचान है और ये क्या हो गया? अधिकरण कारक है। अगला उदाहरण, बच्चे कक्षा में पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर पढ़ रहे थे क्रियापद है, तो हम इसमें प्रश्न बनाएंगे कहाँ? कहाँ पढ़ रहे थे? तो जवाब है कक्षा में, तो में यहाँ पर इसकी पहचान है अधिकरण कारक की। अगला कारक है संबोधन कारक, जिससे संज्ञा को पुकारा जाए वह संबोधन कारक कहलाता है। पहचान, अरे, ओ, हे। वाक्य, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तो यहाँ पर जो है संबोधन किया जा रहा है, ये संबोधन चिन्ह है। अगला उदाहरण देखते हैं, हे भगवान मेरी रक्षा करना। तो यहाँ भगवान को संबोधित किया जा रहा है और ये संबोधन कारक है। इस तरह से हमने इस वीडियो में कारक, उसके भेदों की परिभाषाएं और उनके उदाहरणों को अच्छे से पढ़ा और समझा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।